हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सी के ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे हमें उन्हें यूज करना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे डिफाइन करके लिखा है कि ऑपरेटर क्या होते हैं। ऑपरेटर ऐसे सिंबल होते हैं जो हम अपने इंस्ट्रक्शन में जब लिखते हैं, कोई एक्सप्रेशन जब हम बनाते हैं मैथमेटिकल, तो उसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म होता है जिससे हमें रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, तो एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ सर्टन मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन। तो वो ऑपरेटर ऐसे सिंबल होते हैं जो कंप्यूटर से कोई मैथमेटिकल या लॉजिकल हम मैनिपुलेशन करना होता है तब हम उसे यूज करते हैं। तो कितने टाइप से इनको क्लासिफाई किया गया है सी में। सबसे पहले है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं? जो हम बेसिक जो मैथ में यूज करते आए हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और एक ये मॉड्यूलो ऑपरेटर है। तो वो अरिथमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं। फिर रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? जो किसी दो वेरिएबल में रिलेशन मेंटेन करेंगे। जैसे सपोज ये लेस देन है, यदि हमें लिखना है इफ ए लेस देन बी। ठीक है, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन और इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया, इस तरीके से इक्वल टू हो गया। इस तरीके से जो ऑपरेटर होंगे वो रिलेशनल ऑपरेटर कहलाएंगे, जो दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताएंगे कि ये वो इक्वल है या लेस देन है या ग्रेटर देन है। इस तरीके से जो ऑपरेटर होंगे वो रिलेशनल ऑपरेटर होंगे। फिर लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, जब हम दो ऑपरेटर, ये जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं, इनको हम एक साथ अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनको पहले बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं। लॉजिकल एंड, ठीक है, इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड। फिर है लॉजिकल और, इसको अभी अपन डिटेल में देख लेंगे। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ। लॉजिकल ऑपरेशन क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेशन वो होते हैं जब हमें दो या दो से अधिक टेस्ट कंडीशन एक साथ अप्लाई करनी है। जैसे इफ ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी। इस तरीके से जब हमें इस तरीके से हमें दो टेस्ट कंडीशन यहाँ पे चेक करनी है कि ए ग्रेटर देन बी है एंड और सी ग्रेटर देन डी है, तब हमें कोई एक्शन परफॉर्म करना है इनकी ट्रू वैल्यू होने पर। तो हम लॉजिकल एंड या लॉजिकल और का मतलब ये हुआ, इसका एंड का मतलब ये हुआ कि दोनों ट्रू होना चाहिए। ए ग्रेटर देन बी भी होना चाहिए और सी ग्रेटर देन डी की वैल्यू भी ट्रू होना चाहिए। और लॉजिकल और का मतलब ये होता है कि या तो ये हो, इस तरीके से अगर हम लिखें ए ग्रेटर देन बी, इफ कंडीशन में, या ये सही हो या ये वाली टेस्ट कंडीशन ट्रू हो, या फिर बोथ कंडीशन ट्रू हो, तब हमें कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो हम लॉजिकल और ऑपरेटर यूज करेंगे। और फिर होता है एक लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या होता है? इसमें लॉजिकल नॉट में हम क्या करते हैं, ये जो हमारा कोई हमने जो टेस्ट कंडीशन लगाया है, सपोज यही वाला लगाया, ऊपर वाला ही लगाया, इफ ए ग्रेटर देन बी और सी ग्रेटर देन डी। यदि ये ट्रू है और ये भी ट्रू है या दोनों में से कोई एक ट्रू है, तो इसकी पूरे की वैल्यू क्या आने वाली है? ट्रू आने वाली है। ठीक है, अब इस ट्रू वैल्यू को यदि मुझे फॉल्स करना है तो मैं इसके आगे लगा दूंगी नॉट। कौन सा ऑपरेटर लगा दूंगी? नॉट। इस तरीके से जैसे हमने लिखा इफ नॉट ए ग्रेटर देन बी और सी ग्रेटर देन डी। ठीक है, तो जो कंडीशन हमें ट्रू है उसको अगर फॉल्स करना है या फॉल्स है उसको हमें ट्रू करना है, तो हम कौन से ऑपरेटर का यूज करेंगे? लॉजिकल नॉट। इसको क्या बोलते हैं? लॉजिकल नॉट। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जब हमें वेरिएबल की वैल्यू एक से बढ़ाना है या एक से कम करना है तो हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे।
फिर कंडीशनल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर। इन तीनों को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी क्योंकि ये थोड़े लेंदी हो जाएंगे। अभी हम अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को थोड़ा डीप में देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर देख लें। अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होंगे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो। ठीक है। मॉड्यूलो। ठीक है। तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो आपको क्लियर है। हम यहाँ पे एम्फेसाइज करेंगे किसको? मॉड्यूलो ऑपरेटर को, कि वो कैसे हमें यूज करना है। मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है? इट गिव्स रिमाइंडर। जब हम डिवाइड करते हैं, सपोज हमने लिखा a डिवाइडेड बाय b और a की वैल्यू हमने ली है 10 और b की वैल्यू हमने ली है कितनी? 3। ठीक है। और हमने ली a और b को जब हम मॉड्यूलो ऑपरेटर लगाएंगे, a मॉड्यूलो b, तो a डिवाइड b का जो रिमाइंडर होगा, मतलब 10 मॉड्यूलो 3। अब 10 डिवाइड 3 का जो रिमाइंडर होगा, यहाँ पे बचेगा कितना? 3 3 सा 9, 10 बचे, 1 बचेगा रिमाइंडर। तो यहाँ जो रिमाइंडर होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है। तो जब हम डिवाइड करते हैं उसके बाद रिमाइंडर जो बचता है वो मॉड्यूलो ऑपरेटर में उसका आंसर हमें मिलता है। एक बात और मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि जो मॉड्यूलो ऑपरेटर है उसका जो साइन होता है, सपोज ये आपने 10 मॉड्यूलो 3, ठीक है, तो इसका जो साइन होगा वो क्या होगा? माइनस साइन होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 जो है उसका साइन क्या है? माइनस है, इसलिए यहाँ पे इसका साइन जो है आंसर का माइनस होगा। यदि इसका साइन इस तरीके से होता, ये -3, ठीक है, तो यहाँ पर हमें साइन क्या मिलता? 1। तो जो साइन जो होता है वो ऊपर वाला जो वैल्यू होता है उसका साइन हम लेते हैं रिजल्ट में। नीचे वाली की जो भी साइन हो उससे हमें मतलब नहीं है। जितना भी आपको रिमाइंडर मिलेगा उसमें आप ऊपर वाली वैल्यू देखेंगे, उसका साइन जो होगा वही आपके आंसर का भी साइन होगा। यहाँ पे +10 है तो यहाँ पे भी +1 ही आंसर होगा। ठीक है। तो ये हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब हम देख लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। एक टेबल बना देती हूं मैं आपको, कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू। इसका मीनिंग हो गया लेस देन, यहाँ आप लिख लीजिए चाहे तो ऑपरेटर, और यहाँ इसका मीनिंग लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये हो गया इक्वल। यदि हमने लिखा a लेस देन b, हम कोई कंडीशन चेक करा रहे हैं, इफ a लेस देन b, तो इसकी वैल्यू ट्रू कब होगी? जब a, सपोज ये 5 है और ये b से कम है,
ठीक है, बी में सपोज 10 है तो इसकी वैल्यू ट्रू मिलेगी। जब तक ए जो है बी से कम है तब तक इस लेस देन का जो वैल्यू मिलेगी वो ट्रू मिलेगी। और लेस देन इक्वल टू में क्या होगा, इफ लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब लेस देन है 3 लेस देन 5 है, 4 लेस देन 5 है और 5 लेस देन और इक्वल टू 5। इन तीनों ही कंडीशन में क्या मिलेगा, जब तक लेस देन है जब तक ट्रू मिलेगा, और इक्वल टू होगा तब तक भी आपको वैल्यू क्या मिलेगी, इसकी ट्रू मिलेगी। इसी तरीके से ग्रेटर देन में रहेगा, ग्रेटर देन है जब तक ग्रेटर है, मतलब 10 ग्रेटर 5 है तब तक आपको ट्रू मिलेगा। और अगर आप इक्वल टू साइन ले लेते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 10 इक्वल टू 10 भी हो जाएगा, तब भी वैल्यू क्या मिलेगी, ट्रू मिलेगी। अब आप इक्वल टू साइन लेते हैं, ये वाला जो साइन है इक्वल टू ए, जब हम दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं, ठीक है, हमने लिखा इफ ए इक्वल टू बी, यदि ए में 10 है और बी में भी 10 है तभी इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है, ट्रू मिलने वाली है, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स मिलेगी। मतलब ये जब सिंबल हम यूज करेंगे तब हम दो वेरिएबल के इक्वल टू के लिए यूज करेंगे कि ए और बी दोनों में सेम वैल्यू है नहीं, ये या दोनों की वैल्यू बराबर है या नहीं। यदि वैल्यू बराबर है तो इसमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। तो ये हो गया रिलेशनल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर देख लेते हैं। तीन टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। ठीक है, ये जो एंड ऑपरेटर होता है या हम इसे लॉजिकल एंड ऑपरेटर कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये हम जनरली जब यूज करते हैं जब हमें दो कंडीशन एक साथ टेस्ट करनी होती है। जैसे सपोज हमें टेस्ट करना है इफ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, इस तरीके से। या हम चेक करना चाहते हैं इफ ई employee age is greater than 30 and employee salary is less than 20,000, और फिर हम कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहते हैं। तो इस तरीके से जब दो टेस्ट कंडीशन एक साथ हम लेना चाहते हैं, उनकी ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू को चेक करना चाहते हैं, तो हम लॉजिकल एंड का यूज करते हैं। लॉजिकल एंड की वैल्यू ट्रू कब होगी, जब ये प्लस ये दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगी तभी लॉजिकल एंड में ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। यदि हम यहाँ पे अब लॉजिकल और को देख लेते हैं, यदि हम यहाँ पे लॉजिकल और कर देते हैं इस एग्जांपल में या इस एग्जांपल में, तो इसकी वैल्यू ट्रू कब मिलेगी हमें, जब दोनों में से कोई एक या दोनों ही ट्रू वैल्यू रहेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। ए ग्रेटर देन बी है या फिर बी ग्रेटर देन सी है या फिर दोनों ही ट्रू है, तब इस कंडीशन का लॉजिकल और का जो आउटपुट होगा वो ट्रू होगा। लॉजिकल नॉट, लॉजिकल नॉट जैसे कि मैंने बताया, आपको कोई ट्रू वैल्यू है, आपको उसको फॉल्स करवानी है, तो आप उसके आगे क्या लगा देंगे, लॉजिकल नॉट। सपोज यही जो हम एग्जांपल देख रहे हैं, इसको ही मुझे ये ट्रू वैल्यू आती है और मुझे इस पे नॉट पे चेक लगाना है, तो मैं इसके आगे लिख दूंगी नॉट, तो लॉजिकल नॉट हो जाएगा। ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, और यदि फॉल्स वैल्यू मिल रही है तो ट्रू हो जाएगी। तो ये हो गए अपने लॉजिकल ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ये वाला, टू असाइन अ
वैल्यू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सपोज हमने लिखा ए बी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहां क्या होगा, यदि बी में 10 है तो ए में भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हमने बी की वैल्यू किसमें असाइन कर दी, ए में। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड के वेरिएबल की वैल्यू किसमें असाइन हो जाती है, लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन हो जाती है। ध्यान दीजिए कि ये जो है सिंगल इक्वल टू है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये इक्वल ऑपरेटर नहीं है। अभी हमने इसके पहले देखा था इक्वल टू, ये कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, और ये काय के लिए यूज किया जाता है, असाइनमेंट के लिए यूज किया जाता है। जब हमें एक वैल्यू दूसरे वेरिएबल में असाइन करनी है, दूसरे वेरिएबल में असाइन करनी है, तब हम इस असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। सपोज हमें लिखना है C इक्वल टू A प्लस बी, मतलब A प्लस बी का जो सम आया उसको काय में स्टोर कराना है, C को, तब हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। ये हमारे मैथमेटिकल के इक्वल टू के जैसा ही फंक्शन करता है, परफॉर्म करता है फंक्शन। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है जो जनरली जिसमें हमें कंफ्यूजन होता है कि कैसे उसे यूज करना है, वो होते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ठीक है। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, इंक्रीमेंट दी वैल्यू बाय 1। डिक्रीमेंट भी क्या करेगा, डिक्रीमेंट दी वैल्यू बाय 1। इनको हम दो टाइप से यूज कर सकते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, ए में अगर यदि इंक्रीमेंट लगाया अपन ने तो इसका मीनिंग हो जाएगा a इक्वल टू ए प्लस 1। मतलब a में अब कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1 से बढ़ जाएगी। सपोज a में 10 है तो अब कितनी हो जाएगी, a में 11 हो जाएगी, ठीक है। तो यह कहलाता है जब हम a को वेरिएबल के बाद हम इंक्रीमेंट सिंबल लगा रहे हैं, तो यह कहलाता है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट, क्योंकि हमने इधर क्या किया है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को पोस्ट फिक्स की तरह यूज किया है, बाद में यूज किया है, पहले वेरिएबल लिखा है, इसलिए यहाँ पे ये कहलाएगा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट इंक्रीमेंट, और यदि हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये कहलाएगा प्री इंक्रीमेंट। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसका मतलब भी है a इक्वल टू ए प्लस 1 और इसका मतलब भी है a इक्वल टू ए प्लस 1। इसमें a की वैल्यू यदि आपने 10 स्टोर की है तो a प्लस प्लस के बाद a की वैल्यू हो जाएगी 11। इसमें a की वैल्यू आपने 10 स्टोर की है और a प्लस प्लस a के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 11। दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमने पहले वैल्यू को यूज किया है और फिर इंक्रीमेंट किया है। कहने का मतलब यदि आपको कोई ऐसी स्टेटमेंट मिलती है C इक्वल टू B प्लस A प्लस प्लस, सपोज इस तरीके से लिखा आपने, और B में हम मान लेते हैं 10 वैल्यू है और C में हम मान लेते हैं 20 वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो C में आएगा सम आएगा वो किस तरीके से आएगा, B में क्या है 10 प्लस A में क्या है A प्लस प्लस। अब यहाँ पे वो कितनी वैल्यू लेगा, A में हमने क्या माना है 20, तो A में ये ले ली इसने 20, तो C की वैल्यू कितनी आ गई 30, ठीक है। क्योंकि इसने क्या किया, वैल्यू को पहले यूज किया और फिर उसे इंक्रीमेंट कर दिया, कितना कर दिया 21। यदि मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी C इक्वल टू B प्लस
प्री इंक्रीमेंट लगा दूं अगर मैं इसमें, तब मेरा आंसर आएगा b की वैल्यू क्या है 10 प्लस प्री इंक्रीमेंट, मतलब पहले a को क्या करें आप, इंक्रीज करें 1 से और फिर उसे यूज करें। तो a में क्या था 20 को इंक्रीज किया 1 से, क्या आया 21। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ गई 21 प्लस 31। ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में। पोस्ट इंक्रीमेंट में हम जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होती है उसको पहले यूज करते हैं और फिर उसे इंक्रीमेंट करते हैं। प्री इंक्रीमेंट में हम पहले इंक्रीमेंट करते हैं और फिर उसे यूज करते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस है जो जनरली आपको कंफ्यूज करता है। इसी तरीके से जब आप डिक्रीमेंट करेंगे तो उसके भी दो तरीके से आप कर सकते हैं, पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट को भी हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। इस तरीके से ये हो गया आपका क्या, प्री डिक्रीमेंट, और ये हो गया क्या, पोस्ट डिक्रीमेंट। इसमें भी वही लॉजिक है, यदि आपको ये दिखता है प्री डिक्रीमेंट तो आप उसे पहले डिक्रीज कर देंगे, मतलब 1 से कम कर देंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे उसमें, और फिर उसे क्या करेंगे, यूज करेंगे। और इसमें क्या करेंगे, पहले यूज कर लेंगे वैल्यू को और फिर उसमें डिक्रीमेंट करेंगे, जैसे कि अभी अपन ने इंक्रीमेंट ऑपरेटर में देखा था। ठीक उसी तरीके से हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं, एक से डिक्रीमेंट करके। ठीक है, तो ये हो गए अपने मेन जो ऑपरेटर होते हैं। इसके बाद जो कंडीशनल ऑपरेटर हैं और स्पेशल ऑपरेटर हैं और बिटवाइज ऑपरेटर हैं, इसके लिए मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूंगी क्योंकि वो और डीप में जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज एक बार इसे लाइक जरूर करें और अधिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।